स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती हैं, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट जो कि बाइलिंगुअल होगा। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफओ जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी आपको इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट्स ईजिली अवेलेबल हों। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला क्या दिया हुआ है कि लोथल जो है ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर भोगवा इन गुजरात। तो भोगवा रिवर के किनारे लोथल स्थित है। दूसरे में कहा गया है ये एकमात्र इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जिसमें आर्टिफिशियल डॉकयार्ड है, यानी कि कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, और ये वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइडल पोर्ट जो है वो लोथल में ही पाया गया है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही है? ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, ये आपने ज़रूर सुना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं उनसे उनकी रिवर्स पूछ ली जाती हैं। तो भोगवा रिवर आपको पता होगा गुजरात में है और यहीं पर लोथल साइट जो है वो स्थित है। लेकिन ये पहला आर्टिफिशियल डॉकयार्ड यहीं पर बना था वर्ल्ड का। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको महाजनपद से रिलेटेड गलत स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि काशी की जो कैपिटल है वो बनारस थी और ये कहाँ पर लोकेटेड है? कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा और गोमती रिवर्स, मतलब जहाँ पर ये दोनों रिवर्स मिलती हैं वहाँ पर ये लोकेटेड है। फिर कहा गया है कोसल की कैपिटल श्रावस्ती थी और ये कहाँ लोकेटेड थी? इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी? तो यहाँ पर भी ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल सही हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दोनों सही हैं। कोसल की श्रावस्ती के अलावा अयोध्या भी जो है वो कैपिटल थी। ठीक है, दो कैपिटल्स थी, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कंबोज जो महाजनपद था इसके संबंध में हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? इसकी राजधानी क्या है? पोतन। पोतन बताई गई है इसकी राजधानी। तो याद करिए क्या थी कंबोज की राजधानी? तो कंबोज की जो राजधानी थी ये पोतन ना होकर क्या था? राजपुरा। ठीक है, राजपुरा राजधानी थी कंबोज की। तो पोटन किसकी थी? ये हो जाएगी अस्माक की। अस्माक जो महाजनपद था इसकी कैपिटल थी पोटन। तो ये महाजनपद और उनकी कैपिटल्स पता होनी चाहिए, क्योंकि ये मैचिंग में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या डायरेक्टली वन वर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर इसमें आपको नहीं पता होगा तो उसमें कुछ भी गेस वर्क नहीं चलेगा, तो इसको अच्छे से रट लीजिए। दूसरे पे आते हैं। तो पहला तो गलत हो गया हमारा। दूसरा क्या दिया हुआ है? ये कश्मीर में हिंदू कुश पर्वत के पास स्थित था। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा? बी केवल सही है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनकी लोकेशंस भी देख लीजिएगा, एक बार मैप में मार्क कर लीजिएगा कौन सी महाजनपद किस जगह पड़ती है, तो भूलते नहीं अगर हम मैप में देख लें तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है? जो जैन धर्म है, जैनिज्म, ये मुख्य रूप से सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने का लक्ष्य रखता है। फिर कहा गया है इसे सही ज्ञान, सही विश्वास और सही कार्य के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन। तो ये याद कर लीजिएगा, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन। ये क्योंकि कन्फ्यूजन के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा कुछ और यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, राइट नॉलेज, फेथ और एक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला भी सही है, आप समझ गए होंगे अब तक। उसके बाद कहा गया है उपरोक्त तीनों
तीनों जैन धर्म के 3 रत्न या त्रिरत्न माने जाते हैं। यहाँ पर तीनों 2 बार हो गया है, तो इन तीनों को क्या माना जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है जैन धर्म का। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, देन फिर से जैन धर्म से ही संबंधित प्रश्न है। इसमें क्या लिखा हुआ है? जो जैन धर्म है इसमें देवताओं के अस्तित्व को मान्यता दी गई है, लेकिन उन्हें जिन से कम प्राथमिकता पर रखा गया है, उनको जिन से नीचे माना गया है। और इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है जैसे कि बौद्ध धर्म में की गई है। तो यहाँ पर भी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। वर्ण व्यवस्था की यहाँ पर इन्होंने निंदा नहीं की है, जबकि बौद्ध धर्म में निंदा की गई है। तो ये एक मेजर डिफरेंस भी है जैनिज्म और बुद्धिज्म की फिलॉसफी में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है बुद्धा ने रिकमेंड किया था 8 फोल्ड पाथ फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन मिजरी। तो 8 फोल्ड पाथ को हिंदी में क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। कई बार यही इंग्लिश में भी अष्टांगिक लिखा रहता है, तो याद रखिएगा अष्टांगिक मार्ग क्या है? 8 फोल्ड पाथ। तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था कि इससे मानव दुखों का उन्मूलन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ये जो अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देती हूँ, इसको भी रटना ही है, लेकिन सुन लीजिए तो शायद याद रहे। तो पहला कहा गया है राइट माइंडफुलनेस, फिर राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट और राइट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये 8 हैं। इनको एक बार देख लीजिएगा ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें हमको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कहा गया है भरूच और सोपारा ये दोनों कहाँ सिचुएटेड हैं? वेस्टर्न कोस्ट पर यानी कि पश्चिमी तट पर। और दूसरे में कहा गया है अरिकामेडु और ताम्रलिप्ति ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर स्थित है ये हमको पता होना चाहिए। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हमारे दिए हुए हैं ये बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अरिकामेडु और ताम्रलिप्ति पूर्वी कोस्ट पर है और भरूच और सोपारा जो है ये पश्चिमी कोस्ट पर है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन है कि ये तो मैंने बता दिया है कि कौन से कोस्ट पर है, लेकिन ये कौन सी स्टेट्स में पड़ते हैं? ईस्टर्न कोस्ट पर कौन सी स्टेट में पड़ते हैं और वेस्टर्न कोस्ट पर कौन सी स्टेट में पड़ते हैं? इसको कमेंट करके बताइएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर आपको आंसर इसका पता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? ऋग्वेद से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहले में कहा गया है जो भी वॉर्स होते थे उस समय पर बेसिकली वो मेनली फॉर द सेक ऑफ काउज होते थे, यानी गायों के लिए लड़े जाते थे। फिर कहा गया है द टर्म फॉर वॉर इन ऋग्वेद इज गविष्टि, यानी कि सर्च फॉर काउज। तो मेनली जो ऋग्वेद में युद्ध होते थे वो गायों के लिए होते थे, इसलिए उनको क्या कहा जाता था? गविष्टि। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल अभी तक सही हैं। तीसरा क्या कहा गया है कि ये इस समय पर क्या होता था? गाय जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण धन मानी जाती थी। जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उसी के लिए युद्ध होते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं इस बात को। और ये तीनों ही बिल्कुल सही बातें हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है द आर्यंस यूज्ड द टर्म सप्त सैंधव एज द रीजन वेयर दे सेटल्ड डाउन। तो सप्त सैंधव कौन सा प्रदेश था जहाँ पर वो लोग सेटल्ड हुए थे? आर्य। दूसरा कहा गया है जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें पूर्वी और पश्चिमी महासागरों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है और ये पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पूछ लिया जाएगा, ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि किसमें पूर्वी और पश्चिमी महासागरों के साक्ष्य मिलते हैं। तो किसमें मिलते हैं? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, इसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न ओशियंस का रेफरेंस मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। देन बात की गई है कि ऋग्वैदिक जो लोग थे उनको हिमालय के बारे में जानकारी थी। फिर कहा गया है इन्होंने यमुना के दक्षिण की जो भूमि थी इसके बारे में उल्लेख नहीं किया है, और साथ ही इन्होंने विंध्य पर्वत या सतपुरा का भी उल्लेख नहीं किया है। तो ऋग्वैदिक लोगों ने किसका उल्लेख किया है? हिमालय का उल्लेख किया है, उसके बारे में इनको पता था, लेकिन उल्लेख नहीं किया है दक्षिण में। उन्होंने यमुना के दक्षिण की जो भूमि है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है।
और विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बारे में भी कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा करेक्ट सी हो जाएगा। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको। पहला दिया हुआ है कि स्थूलभद्र जो थे एक्सपोनेंट थे दिगंबर सेक्ट के, और भद्रबाहु जो थे वो श्वेतांबर संप्रदाय के एक्सपोनेंट थे। तो यहाँ पर ये इंटरचेंज होगा, गलत है दोनों ही स्टेटमेंट्स, क्योंकि स्थूलभद्र प्रतिपादक थे श्वेतांबर के और दिगंबर सेक्ट के प्रतिपादक कौन थे? भद्रबाहु। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देन डॉक्टर BR अम्बेडकर के संबंध में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 1937 में जो बॉम्बे असेंबली हुई थी, जिसका पुणे सत्र में कोंकण में जो भूमि लगान की खोती प्रणाली होती थी उसको समाप्त करने के लिए एक बिल लाया गया था इनके द्वारा। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसको याद रखिएगा। बॉम्बे असेंबली के पूना सेशन में 1937 में खोटी सिस्टम जो था इसको समाप्त करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा एक बिल लाया गया था। और बॉम्बे में 1938 में काउंसिल हॉल में एक किसान मार्च में उन्हें किसानों, श्रमिकों और भूमिहीनों का एक लोकप्रिय नेता बना दिया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1938 में एक हिस्टोरिक पीजेंट मार्च निकाली गई थी काउंसिल हॉल में, और इसमें ये पॉपुलर लीडर बन गए थे पीजेंट्स, वर्कर्स और लैंडलेस लेबरर्स के। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए वहाँ ऑप्शंस थोड़े गड़बड़ दिए हुए हैं। ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा हमारा पहला और दूसरा, दोनों ही बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसको यहाँ पर मान लीजिए, क्योंकि यहीं पर ये दिया हुआ है। थर्ड कुछ भी नहीं है, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा ऑप्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें फिर से डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित कुछ पुस्तकें लिखी हुई हैं, तो हमें बतानी है कि कौन सी सही है, कौन सी इनके द्वारा लिखी गई है और कौन सी नहीं लिखी गई है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है, और शूद्र कौन थे यानी कि हु वर द शूद्रास, ये जो किताब है ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। फिर कबीर के संदर्भ में कहा गया है कि वे रामानंद के शिष्यों में से एक थे, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद क्या कहा गया है कि उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एक ब्रिज बनाने का प्रयास किया था, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हमको बताना है कौन सा कथन सही है। पहले में लिखा हुआ है कि इन्होंने गुजरात में खेड़ा, बोरसाद और बारदोली के किसानों को अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन में संगठित किया था, और 1938 के बारदोली सत्याग्रह में उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। तो जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बारदोली सत्याग्रह है ये 1938 नहीं, क्या कौन सा ईयर हो जाएगा यहाँ पर? 1928 में हुआ था, और तब इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ए है यहाँ पर। फिर आगे दिया हुआ है अनुसुईया साराभाई, इनके बारे में हमको सही कथन बताना है। कहा गया है 1914 में इन्होंने अहमदाबाद के जो बुनकर थे उनको उच्च मजदूरी के लिए अपनी पहली हड़ताल को सफलतापूर्वक आयोजित करने में इन्होंने उनकी मदद की थी। फिर कहा गया है कि महात्मा गांधी के द्वारा उनके काम में उनका सहयोग किया गया था, जिनके साथ उन्होंने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में हुई थी, और महात्मा गांधी ने अनुसुईया साराभाई की हेल्प से इसको स्टैब्लिश किया था। और इन्होंने सबसे पहले 1914 में अहमदाबाद के जो वीवर्स थे उनकी पहली स्ट्राइक करवाने में फॉर हायर वेजेस के लिए मदद की थी। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। कहा गया है कि इन्होंने प्रोपोगेट किया था स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया था, और लोगों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया था। तो बिल्कुल सही बात है ये। फिर क्या कहा गया है? फिर कहा गया है कि इन्होंने अपने जो सहयोगी थे गोपाल कृष्ण अगरकर और अन्य लोगों के साथ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का समन्वय किया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, तो इसके कौन कौन मेन लोग थे जो इससे जुड़े हुए थे? एक तो गोपाल गणेश अगरकर थे, और दूसरे बाल गंगाधर तिलक थे। उसके बाद कहा गया है बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र, केसरी मराठी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में, कौन सा निकाला था? महारत्ता।
नाम से ये प्रकाशित किए थे और इन्होंने ही अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ये चारों जो कथन हैं बिल्कुल सही है बाल गंगाधर तिलक से संबंधित। फिर से इनको एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ करेक्ट हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद नहीं हुई थी। देखिए, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ें तो उसके जो भी इवेंट्स और इंसिडेंट्स हुए हैं उनको क्रोनोलॉजिकली देखें, उनको एक स्टोरी की तरह अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी घटना कब हुई थी और आपको उसको रटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जलियांवाला बाग जो नरसंहार था उसके बाद कौन सी घटना नहीं हुई थी। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। हंटर कमीशन का गठन लिखा हुआ है, तो ये हुआ था जलियांवाला बाग के बाद। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध के रूप में अपने जो नाइटहुड की उपाधि थी इसको लौटा दिया था, ये भी हुआ था। गांधी जी ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी या गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो यही दोनों ऑप्शंस ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग है और इनमें से ही एक ऐसी चीज़ है जो जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद नहीं हुई थी। तो वो कौन सा चीज़ है जो नहीं हुई थी, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने जो नाइटहुड का टाइटल था वो इस समय पर नहीं दिया था, इन्होंने केसरे हिंद के जो टाइटल था उसको दे दिया था, लौटा दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर हमको बताना है कि इनमें से कौन सी घटना जिसके कारण 1920 का असहयोग आंदोलन हुआ था। तो क्या रीजंस थे, क्या कॉजेस थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। सबसे पहला दिया हुआ है कि इंडियंस वर डिससैटिस्फाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये जो 1990 का एक्ट था उससे असंतुष्ट था, या फिर उनका ब्रिटिश न्याय प्रणाली पर से विश्वास उठ जाना। क्या कारण थे, ये दोनों ही कारण थे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पहला कहा गया है कि जो चौरी चौरा कांड था ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो फिर से यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डेट्स हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखिएगा कि 5 फरवरी 1922 को ये हुआ था, चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी। इसी के चलते जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको गांधी जी ने 12 फरवरी को वापस ले लिया था। ठीक है, फिर मोपला विद्रोह के संबंध में क्या कहा गया है। ये 1921 में केरल में हुआ था। उसके बाद कहा गया है कि ये एक सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिवोल्ट था जिसका आरंभ मोपला के स्थानिक मुसलमानों ने किया था। तो यहाँ पर भी ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही दी हुई हैं, ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि 1929 में कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अध्यक्ष बनाए गए थे और इसका स्लोगन क्या था इस सेशन का, पूर्ण स्वराज। तो ये बिल्कुल सही बात है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और ये स्लोगन दिया गया था और इसी के बाद इन्होंने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे 1930 में मनाने की बात की गई थी। यही रीज़न है कि आगे चलकर 26 जनवरी जो डेट थी इसको इम्पोर्टेंस देने के लिए इस दिन रिपब्लिक डे मनाया गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये पता होगा और नहीं पता है तो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब हमको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहले में कहा गया है कि 1943 से 45 के बीच सतारा में एक समानांतर यानी कि पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई थी और इसे हम प्रति सरकार भी कहते हैं। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, वाई.बी. चौहान, नाना पाटिल जैसे नेताओं ने इसको आयोजित किया था। तो यहाँ पर हमको गलत बताना है, तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, डी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पैरेलल गवर्नमेंट्स कहाँ पर फॉर्म हुई थी, सतारा में फॉर्म हुई थी 1943 में, सिर्फ 45 के बीच में इस बीच में फॉर्म हुई थी। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये पैरेलल गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई थी। तो ये कहाँ कहाँ पर और जगह पर हुई थी, अगर आपको पता है तो इसको कमेंट करके बताइएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर पता है तो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, कहा गया है क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, इसके दौरान कुछ जो लीडर्स थे वो भूमिगत हो गए थे यानी कि अंडरग्राउंड हो गए थे। तो उनमें से कौन से लीडर्स यहाँ पर शामिल थे, उनके नाम बताने हैं। पहला लिखा हुआ है राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा शर्मा, बीजू पटनायक, छोटू भाई पौराणिक
और अच्युत पटवर्धन। इसमें से वो कौन से लीडर्स थे जो अंडरग्राउंड हुए थे? ये सभी के सभी लीडर्स अंडरग्राउंड हो गए थे। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो एक बार ये सबके नाम देख लीजिएगा, कौन से लीडर्स अंडरग्राउंड हुए थे। आगे दिया हुआ है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री के इवेंट्स हमसे कई बार पूछे जाते हैं, उनको अरेंज करना, तो हमको पता होना चाहिए कि ये कब हुआ था। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, ऐसे ही डेट्स दी जाती हैं एकदम सिमिलर सी, जो हमें और कंफ्यूज कर देती हैं। तो ये हुआ था 18 फरवरी 1946 को, 18 फरवरी 1946, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, फिर देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एम.एन. रॉय जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुंबई, बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के प्रांतों में किसानों और मजदूरों को संगठित करने में सफलता हासिल की थी। बिल्कुल सही बात है। फिर क्या कहा गया है दूसरे स्टेटमेंट में? इसमें कहा गया है कि गांधी जी के नेतृत्व में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया था। देखिए, इस क्वेश्चन में जो सेकंड स्टेटमेंट है इसकी थोड़ी फ्रेमिंग गलत हो गई है, क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसका विरोध कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। ठीक है, तो ऐसे फ्रेम होगा, या थोड़ा लिखा गलत है तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी है। ठीक है, तो ये फ्रेम गलत हुआ है इस क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट, इसको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया है हमारा। आगे बढ़ते हैं। बात की गई है कि कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया था। तो ये सही हो जाएगा क्योंकि जेबीपी जो कमेटी बनी थी उसकी बात हो रही है। उसके बाद क्या कहा गया है कि ये जो समिति थी इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के खिलाफ सिफारिश की थी। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जेबीपी कमेटी क्यों बनी हुई थी? राज्यों के पुनर्गठन के संबंधित थी, और उसमें बताया गया था कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि किस बेसिस पे होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर ही होना चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं। इसमें बात की गई है कि सितंबर 24, 1944 को गांधी जी ने अपना जो इन्होंने ऑफर किया था जिन्ना को हिज प्लान, तो उनके प्लान में क्या कहा गया था कि 2 सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स का प्लान दिया था विद द ट्रीटी ऑफ सेपरेशन ऑन डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। गांधी जी ने कहा कि 2 सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगी, केवल एक ट्रीटी कर लेंगे सेपरेशन की ऑन डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स वगैरह पर। तो ये 24 सितंबर 1944 की बात है। राजा जी फॉर्मूला इन मार्च 1944 एक्सेप्टेड प्लेबीसाइट। प्लेबीसाइट क्या? जनमत संग्रह को स्वीकार किया था ऑन पार्टीशन इन एरियाज वेयर इन द मुस्लिम पॉपुलेशन इज इन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। कौन से क्षेत्रों में प्लेबीसाइट को स्वीकार किया था? जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी की पॉपुलेशन थी, जहाँ पर मुस्लिम्स की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। तो यहाँ पर ये जो दोनों स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। सितंबर 24, 1944 में गांधी जी ने ये प्लान अपना ऑफर किया था, और राजा जी का जो फॉर्मूला था मार्च 1944 में, इसमें एक्सेप्ट किया गया था प्लेबिसाइट ऑन पार्टीशन, कि एक जनमत संग्रह कराया जाए पार्टीशन को लेकर, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को ऑफिशियली पहला स्टेट बना दिया गया था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनी थी, यानी कि भाषाई आधार पर बनी थी। और इसके साथ तमिल भाषी जो राज्य था ये भी अस्तित्व में आया, लेकिन तमिलनाडु शब्द का जो इस्तेमाल है ये 1969 तक नहीं हुआ था। तो ये भी बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको सही कथन बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने एक कृषि सुधार समिति की स्थापना की थी जिसे कुमारप्पा समिति के नाम से जाना जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंस के बाद जो कांग्रेस ने एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमेटी बनाया था उसको कुमारप्पा के द्वारा हेड किया गया था, इसलिए उसको कुमारप्पा समिति कहा गया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुमारप्पा जो समिति थी ये किससे संबंधित है? तो ये एग्रेरियन रिफॉर्म्स से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो समिति थी इसने एक विस्तृत विश्लेषण किया था और भारत में भूमि सुधारों को लागू करने के लिए इसने अपनी रिपोर्ट दी थी।
तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये इस कमिटी को याद रखिएगा, लैंड रिफॉर्म्स के लिए इसने सजेस्ट किया था। फिर देखते हैं, इसको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस हिसाब से अरेंज करना है। तो कौन कौन सी दी हुई है कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो इसका जो सही घटता हुआ क्रम होगा तो वो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कोरल रीफ्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, फिर इंडोनेशिया में और उसके बाद फिलीपींस में। तो AIP ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है, हिंदू पर्सनल लॉ में हिंदुओं जो शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। देखिए ये थोड़ा इजी क्वेश्चन तो है लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है कि हम ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो अगर हमें नहीं पता है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो जो हिंदू पर्सनल लॉ है इसमें हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध तीनों ही सम्मिलित है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों लोगों को हिंदुओं में ही शामिल किया गया है, सिख्स को भी, जैन्स को भी और बौद्ध को भी, राइट। फिर बात की गई है कोडाई झील, ये एक मैन मेड झील है, ये याद रखिएगा, एक मानव निर्मित झील है। ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है हमको, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल या गोवा। तो कोडाई लेक लोकेटेड है तमिलनाडु में, ऑप्शन ए सही होगा। फिर आगे हमको सही कथन बताना है, तो इसमें कहा गया है बैरन द्वीप। देखिए इसका नाम ही बैरन द्वीप है तो यहाँ पर बंजर नहीं बैरन ही लिखा जाएगा। जो बैरन द्वीप है ये अंडमान सागर में स्थित एक द्वीप है। उसके बाद कहा गया है ये दक्षिण एशिया में एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो बैरन आइलैंड जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, अंडमान सी में, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद ये केवल एक लौता कंफर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो है साउथ एशिया का, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो क्रीमियन पेनिनसुला है ये यूरोप में काला सागर के दक्षिणी तट पर स्थित है, यानी कि सदर्न कोस्ट ऑफ ब्लैक सी इन ईस्टर्न यूरोप। तो इस समय आप सबसे अच्छा ये रहेगा आप वर्ड मैप खोलिए और देखिए किस जगह पर ये लोकेटेड है। तो आप पाएंगे कि ये नदर्न कोस्ट ऑफ ब्लैक सी में लोकेटेड है, ना कि सदर्न कोस्ट में। अगर आपने मैप नहीं देखा है तो ऐसे आपको इसकी लोकेशन समझना बहुत ही टफ होगा और आप आगे भूल भी सकते हैं। एक बार अगर आपने मैप देख लिया तो ये आपको हमेशा याद रहेगा, इसलिए एक बार मैप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि ये गलत दिया हुआ है क्योंकि ये नदर्न कोस्ट पर लोकेटेड है। फिर कहा गया है ये जो क्रीमिया है ये आजोव के सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है, यानी सी ऑफ आजोव जो है उसके वेस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा बी जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। देन यहां पर हमको फिर से स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। कहा गया है बघेलखंड का जो रीजन है ये मध्य भारत में एक पर्वत श्रृंखला भी है और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से क्षेत्र को कवर करता है। तो बघेलखंड का कौन सा क्षेत्र बताया गया है, ये मध्य भारत में एक पर्वत श्रृंखला भी है और मध्य प्रदेश ये आता है, मध्य प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यानी कि ये वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का नॉर्थ ईस्ट ये हो जाएगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से क्षेत्र को कवर करता है। यह हमारा उत्तर प्रदेश है तो इसको भी कवर करता है, ये हमारा हो जाएगा बघेलखंड, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बोध गया जो है ये कहाँ पर स्थित है, बिहार में, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमको सही कथन बताना है। यहाँ पर कहा गया है कि शिरडी एक शहर है जो महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के अंतर्गत आता है। तो देखिए कई बार हम सोचते हैं शिरडी का नाम हमने ज़रूर ही सुना है लेकिन हमें लगता है ये सिर्फ मंदिर का नाम है, लेकिन ये एक टाउन है जहाँ पर शिरडी का मंदिर भी स्थित है और ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र की, ये बात बिल्कुल सही है। और तिरुपति जो है ये तेलंगाना के रायलसीमा क्षेत्र में स्थित है। तो तिरुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना के रायलसीमा क्षेत्र में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया है, तिरुपति तेलंगाना के रायलसीमा नहीं है, वो आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। तो तिरुपति कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में, ना कि तेलंगाना के। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट ए रहेगा यहाँ पर, राइट, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जो खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है
ये किसके समय पर बिल्ड हुआ था? राजपूत जो चंदेल डायनेस्टी थी उनके समय पर इसको बनाया गया था और ये बुंदेलखंड में स्थित है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। ट्रिब्यूटरीज देखिए बहुत सारी होती हैं, सब तो नहीं लर्न कर सकते। एक तो जिनको हम क्वेश्चंस में देख रहे हैं उनको ध्यान कर लें, और जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर दी हुई है दिबांग, लोहित, सियांग, तीस्ता और धनसारी। तो ये जो सारी की सारी ब्रह्मपुत्र रिवर की ही ट्रिब्यूटरीज हैं। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए, दिबांग, लोहित, सियांग, तीस्ता और धनसारी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें कहा गया है जो अरल सागर है, ये जो अरल सी है, इसके आसपास के क्षेत्रों में कृषि उपयोग के लिए पानी के मुड़ाव के कारण ये जो इसका ओरिजिनल आकार था उसका 75% तक ये सिकुड़ गई है। ठीक है, फिर कहा गया है ये बेहद सूख गया है अरल सागर। तो ये दोनों जो है ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ये हमसे एजर्शन और रीजन के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एजर्शन दे दिया और इसका रीजन ये बताया गया है, तो ये बिल्कुल तब भी रीजन भी सही है इसका। ये दोनों स्टेटमेंट्स याद रखिएगा, अरल सागर से संबंधित। और ये लोकेटेड कहाँ पर है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अरल सागर जो है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो कई बार पूछे जा चुके हैं कि कोस्ट लाइन पर ईस्टर्न शोर ऑफ मेडिटेरेनियन सी के कौन सी कंट्रीज स्थित हैं। तो ये कुछ चीज़ों के जो भी मेजर ओशियंस हैं, सीज हैं, जो भी चीज़ें हैं, माउंटेन्स वगैरह, सबकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। और जैसे मेडिटेरेनियन सी हो गई, कैस्पियन सी हो गई, इनके लिए तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब हमको बताना है ईस्टर्न शोर में कौन से पड़ती हैं मेडिटेरेनियन सी के कंट्रीज। ऑप्शंस दिए हुए हैं टर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल। तो इसके लिए भी एक बार मैप को रेफर करना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे सकती हूँ। जैसे ये मान लीजिए मेडिटेरेनियन सी है, ये इसका ईस्टर्न कोस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टर्की है, उसके बाद सीरिया है, फिर लेबनान एक छोटी सी कंट्री पड़ती है, उसके बाद आ जाएगा इजराइल। ठीक है, तो ये सारी जो कंट्रीज हैं ये टच करती हैं। इसके अलावा इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, स्पेन, फ्रांस, इटली। ठीक है, और यहीं पर आपका आ जाएगा ग्रीस से भी टच होता है। तो ये जो मेजर कंट्रीज़ है मैंने बता दिए हैं आपको सारे नाम, शायद कुछ एक दो मिस हो गए हों, वैसे मैंने ट्राई किया है कि सारी कंट्रीज़ के नाम बता दूं। तो फिलहाल हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्वी तट की बात हो रही है, तो तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल, यहाँ पर हमने देख लिया है पूर्वी तट पर ही स्थित है, इसलिए ये चारों बिल्कुल सही है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, देन इसमें कहा गया है पश्चिमी घाट जो है ये 6 राज्यों में फैला हुआ है और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सीमा पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। पुलिकट जो लेक है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में स्थित है, ना कि ओडिशा के। तो ये ध्यान रखिएगा, पुलिकट लेक के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन दोनों स्टेट्स के बीच में लोकेटेड है। और पश्चिमी जो घाट है ये 6 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये जो 6 राज्य हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएगा पहला गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, इसमें ये पूरा एक्सटेंडेड है। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इंग्लिश वाला थोड़ा डिफरेंट है, हमने इसी के हिसाब से क्वेश्चन किया है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, दूसरा गलत है, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट दिया है ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन में हमने कंसीडर नहीं किया है, लेकिन ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। वेस्टर्न घाट्स जो है ये 6% ऑफ द एरिया कवर करती है लगभग, लेकिन इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है और यहाँ पर 30% ऑफ ऑल द प्लांट्स, फिशेस, बर्ड्स एंड मैमल स्पीशीज पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? भारत में जो हिमालय है ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है।
देखिए ज्योग्राफी के ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे सामने आते हैं तो एक बार मैप हमारे सामने ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको आइडिया है ऑलरेडी मैप का और चीज़ों को आप रिलेट कर पाते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो मैप को फ्रीक्वेंटली देखने की आदत डालिए, क्योंकि मैप देखने से हम चीज़ों को भूलते नहीं हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है, पंजाब और हरियाणा में शिवालिक के कुछ विस्तार भी मौजूद हैं। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है, 1991 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1991 में जो बैरन द्वीप है ये ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ था। जो बैरन द्वीप ज्वालामुखी है यानी कि बैरल आइलैंड वोल्केनो जो है, मेजर इरप्शन 95 में हुआ था। उसके बाद से 1995, 2005 और 2017 में विस्फोट सहित आंतरायिक गतिविधि भी देखी जा चुकी है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही होगा, दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 91 में एक मेजर इरप्शन देखा गया था, उसके बाद 95 में, 2005 में और रिसेंटली 2017 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है, मेकोंग नदी जो है ये किन देशों को जोड़ती है। तो मेकोंग नदी कहाँ पर पड़ती है, कहाँ से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो ये चीन से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद ये चीन से ओरिजिनेट होने के बाद म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से में आकर एंड में ओशन में मिलती है। तो ये 6 के 6 जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये उनको ये जोड़ती है और वहाँ से बहती है। ये इंडिया में नहीं बहती है। ठीक है, एक मेकोंग गंगा कोऑपरेशन है, उसके बारे में आपने सुना होगा। उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स हैं। जो ये मेकोंग गंगा कोऑपरेशन है इसमें भी 6 कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी 6 कंट्रीज़ हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये एक तो इसमें इंडिया हो गया, इसके अलावा 5 आसियान कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। मतलब चीन को छोड़कर ये जो 5 कंट्रीज़ हैं जहाँ से मेकोंग रिवर निकलती है, बहती है, उसके साथ इंडिया का ये कोऑपरेशन है। ये क्लोजर टाइज, क्लोजर कनेक्शंस बनाने के लिए है, जहाँ पर भी इन दोनों रिवर्स का बेसिन है, मेकोंग का और गंगा का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कौन कौन सी कंट्रीज इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। राइट, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमको यहाँ पर गलत कथन बताना है, कौन सा है। तो देख लेते हैं, पहला क्या दिया हुआ है, वोल्गा जो है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है और जो वोल्गा है वो कहाँ गया है, वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर मिलती है। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा, ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे करेक्ट हैं, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जो जाम्बेजी रिवर है, जाम्बेजी रिवर द्वारा पोषित जलप्रपात दक्षिणी अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा को परिभाषित करता है। सेकंड दिया हुआ है किंग एडवर्ड 8 जो जलप्रपात है, जलप्रपात क्या होता है, वाटरफॉल्स, ये गुआना में स्थित है। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जाम्बेजी नदी जो है इसके द्वारा पोषित जलप्रपात जो है ये दक्षिणी अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा को परिभाषित करता है और किंग एडवर्ड 8 वाटरफॉल्स जो है ये गुआना में स्थित है। कई बार ऐसे वाटरफॉल्स वगैरह एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए, हमको सही कथन चुनना है। फिर से कहा गया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया वॉज फाउंडेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग द कंजर्वेशन ऑफ कंट्रीज, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल हैबिटेट्स। इसको किस उद्देश्य से बनाया गया था, वन्य जीवों और प्राकृतिक आवासों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से। और ये 27 नवंबर 1969 को एक चैरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 1969 में नवंबर 27 को ये स्टैब्लिश हुआ था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया। फिर बात की गई है जेट स्ट्रीम के बारे में। इस क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये दोनों गोलार्धों में बहती हैं, यानी कि दोनों ही हेमिस्फीयर्स में। फिर कहा गया है कि ये ट्रोपोपॉज लगभग 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहती है। दे ट्रैवल इन द ट्रोपोपॉज, ये जो है ट्रोपोपॉज में बहती हैं जो 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई में बहने के बारे में जिसके बताया गया है। तो यहाँ पर भी ये दोनों बिल्कुल सही है जेट स्ट्रीम्स के बारे में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम 50th क्वेश्चन में आ गए हैं। इसमें क्या कहा गया है,
जो कॉटन है ये किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, लेकिन जो दक्कन के पठार की यानी कि डेक्कन प्लेट्यू की जो ब्लैक कॉटन सॉइल है ये सबसे अच्छी होती है, क्योंकि ये नमी बनाए रखने की इसमें क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है ये। उसके बाद कहा गया है सतलज गंगा के मैदान की जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें भी कॉटन को उगाया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए कई बार रीज़न पूछा जा सकता है हमसे कि कॉटन के लिए ये जो ब्लैक सॉइल होती है डेक्कन प्लेट्यू की वो अच्छी क्यों होती है, क्योंकि इट हैज़ द एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर, राइट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कहा गया है स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है, मलक्का जल डमरू मध्य, ये अंडमान सी और दक्षिणी चीन सागर यानी कि साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है, और ये विश्व का सबसे लंबा जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट है। तो यहाँ पर हमारी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्ट्रेट कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और ये किसको किसको कनेक्ट करता है? अंडमान सी को और साउथ चाइना सी को। ठीक। फिर बात की गई है सियाचिन और श्योक नदियों से किस घाटी का निर्माण होता है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा है, न्यूज़ में था, श्योक रिवर के बारे में आया था। तो यहाँ पर कौन सी घाटी का निर्माण होता है ये बता देते हैं। नुब्रा वैली का निर्माण होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए न्यूज़ में मैंने बताया आपको, ये न्यूज़ में था। तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली DSDBO रोड का निर्माण किया गया है, यानी कि दरबूक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। तो ये जो श्योक रिवर है उसके किनारे से इसको बनाया गया है, इस रोड को, और इन क्षेत्रों को ये जोड़ती है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? दौलत बेग ओल्डी का ही नाम लिया और उसी से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। ये कहा गया है कि दौलत बेग ओल्डी जो है ये लद्दाख में भारतीय क्षेत्र का सबसे उत्तरी कोना है। तो ये बिल्कुल सही बात है। आप मैप देखेंगे तो सबसे उत्तरी कोना है लद्दाख में ये। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इसमें दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है, जिसे मूल रूप से 1962 का जो युद्ध हुआ था उसके समय पर बनाया गया था। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज, ये जो है इसको स्टैब्लिश किया गया है यूनेप के द्वारा 2010 में। यूनेप क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। फिर कहा गया है जो ये यूनेप है इसके द्वारा एमिशन गैप रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो ये यहाँ पर ये जो दोनों कथन है ये सही नहीं होंगे, क्योंकि पहला जो पॉइंट दिया हुआ है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज, ये यूनेप के द्वारा दिया जाता है, लेकिन ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 2005 में, ना कि 2010 में। और एमिशन गैप जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल सही है, इसी के द्वारा जारी की जाती है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 2005 से ये यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज दिया जा रहा है। उसके बाद बात की गई है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहले में कहा गया इसको स्टैब्लिश किया गया था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के तहत। उसके बाद कहा गया है ये एक वैधानिक संगठन है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा? ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं दोनों ही करेक्ट होंगे, क्योंकि कोई भी अगर बोर्ड या कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक्ट के माध्यम से होता है स्थापित, तो वो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ही कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। फिर बात की गई है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ है? देखिए डेट्स ऐसे ही दी जाती हैं एग्जाम में कि आप कंफ्यूज हो जाएं। अगर आपको पता है ईयर तो भी, और अगर आपको पता है डेट तो भी। अगर दोनों चीज़ें नहीं पता है तो आपको पक्का चांसेस है कि आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 18 अक्टूबर 2010 को। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब NGT इस्टेब्लिश हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। 18 अक्टूबर 2010, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर इस क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा गया है इकोटोन। इकोटोन क्या है? ये एक जोन ऑफ जंक्शन है बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम्स, यानी दो या दो से अधिक जो विविध पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं इनके बीच का एक जंक्शन क्षेत्र होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। फिर क्या लिखा है? मैंग्रोव वन समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। बात की गई है पृथ्वी पर नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है कि विभिन्न तरीकों से पूरा किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के द्वारा
जो व्यक्तियों के द्वारा मानव गतिविधि के द्वारा होता है। फिर वायुमंडलीय घटना जैसे कि बिजली कड़कने द्वारा एक सीमित सीमा तक नाइट्रोजन फिक्सेशन इससे भी होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपको पता होगा और औद्योगिक प्रक्रिया के उपयोग से भी शायद पता हो आपको, लेकिन ये जो बिजली कड़कने की बात की गई है ये आपके लिए शायद नया हो, ये पॉइंट आपने ना सुना हो, तो याद रखिएगा इसके माध्यम से भी एक लिमिटेड, उसमें एक सीमित एक्सटेंट तक नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि वो कौन सा वन है जिसकी उत्पादकता और सामुदायिक स्थिरता जो अन्य वन है उनकी पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में कम है। तो कॉनिफेरस शंकुधारी की बात की गई है, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा शंकुधारी वन हो जाएगा, ऑप्शन ए। देन इसमें देखते हैं, कहा गया है जो सरीसृप हैं ये ठंडे खून वाले जानवर हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं जो अपने शरीर के तापमान को धूप में लेटकर या छाया में रेंग कर कम करते हैं। फिर कहा गया है ये जो जीव है इनके शरीर का तापमान उसके परिवेश के तापमान में बदल जाता है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा हमारा? ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं और अपना बॉडी टेम्परेचर ये अपने अनुसार शरीर के तापमान को धूप में लेटकर या छाया में रेंग कर कम कर सकते हैं, अपने अनुसार उसको बदल सकते हैं और तापमान उसके परिवेश के तापमान में के अनुसार बदल जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है। देखिए ऐसे बहुत सारे हमारे सामने जूलॉजिकल पार्क्स, नेशनल पार्क्स या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसे कोई भी आते हैं, तो पहले तो आपको मेजर जो भी हैं वो लर्न करने हैं, साथ ही जो भी न्यूज़ में रहे हों उनको देख लीजिए, वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत सारे हैं तो हम सब तो नहीं लर्न कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि फैक्ट्स यूपीपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये हमेशा अब आपको याद रहना चाहिए, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपका गलत ना हो। ठीक है, फिर हम देखते हैं, इसमें कहा गया है अमीनपुर लेक। जो अमीनपुर लेक है इसको जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत देश में पहले जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है, यानी कि फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इसको बनाया गया है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कहा गया है ये तमिलनाडु के पश्चिमी भाग में एक मानव निर्मित झील है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अमीन लेक के बारे में आपको क्या क्या पता चल गया? ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है और ये तमिलनाडु में है, और तीसरी बात ये एक मैनमेड लेक है, राइट। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। फिर हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या कहा गया है? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड ये रामसर सम्मेलन के तहत प्रमुख उपकरण है। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से रिलेटेड है। ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? वेटलैंड से है। और रामसर साइट है वो कौन से देश में पड़ती है? ईरान में स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो रामसर ईरान में स्थित है और वेटलैंड से संबंधित है। और इसके बारे में क्या दिया हुआ है? ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है ये इसी के तहत एक उपकरण है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की सूची में आर्द्रभूमि का एक रजिस्टर है। ये भी बिल्कुल सही बात है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। फिर कहा गया है ये सम्मेलन उन स्थलों के महत्व को उजागर करता है जहाँ पर पारिस्थितिकी चरित्र में प्रतिकूल परिवर्तन हुए हों या हो रहे हों या उनके होने की संभावना हो, तो उन साइट्स को ये हाईलाइट करता है। तो यहाँ पर हमसे गलत पूछा गया है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल सही बातें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एस्चुरी की विशेषताएं हमें बतानी है कौन सी हैं। पहले में कहा गया है ये एक या अधिक नदियों या उसमें बहने वाली नदियों के साथ पानी का एक तटीय भाग होता है। बिल्कुल सही बात है, एक कोस्टल बॉडी होती है। और उसके बाद कहा गया है कि इसका खुले समुद्र के साथ परस्पर संबंध होता है। एस्चुरी एक्चुअली वो रीजन होता है जहाँ पर रिवर और ओशियन दोनों का मिलन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है? इसमें बहुत कम तरंग क्रिया होती है। ये सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है क्योंकि ये अलवणीय समुद्री पानी से उच्च मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त करता है। तो ये काफ़ी प्रोडक्टिव रीजन होता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? सारे बिल्कुल सही है
ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये स्टेटमेंट्स एस्टडी से रिलेटेड सही है सारे। फिर देखते हैं, सही कथन बताना है। यहाँ पर कहा गया है जो स्मॉग टर्म है, स्मॉग, स्मॉग जो टर्म है ये बेसिकली दो से बना है। एक है स्मोक प्लस फॉग, इससे बना है स्मॉग। ये जो टर्म है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये किया था डॉक्टर H.A. डेस वोक्स ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इन्होंने सबसे पहले स्मॉग टर्म का प्रयोग किया था। फिर लिखा है कि स्मॉग जो है ये इट हैज़ बीन कॉइन्ड फ्रॉम द वर्ड्स फॉग एंड स्मोक। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कहा गया है कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अप्रैल 2018 में। उसके बाद क्या लिखा है, फिर कह रहे हैं कि इसे वायु गुणवत्ता की जानकारी प्रसारित करने के लिए शुरू किया गया था। ऑब्वियसली इसका नाम ही से पता चल रहा है आपको। और ये जो AQI है इसमें वायु गुणवत्ता की 6 श्रेणियां हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हो जाएंगी, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद जेनेटिकली इंजीनियर्ड ट्री वॉज विद रबर ट्री डेवलप्ड बाय द रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली हमको क्वेश्चन से ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था जेनेटिकली इंजीनियर्ड ट्री का, वो कौन सी ट्री से हुआ था? रबर ट्री से। और इसको डेवलप किसने किया है? रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। अब हमसे पूछा गया है ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इंस्टीट्यूट स्थित है केरला में। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहा गया है कि दुनिया में 98% से अधिक जो पशु प्रजातियां हैं वो अकशेरुकी हैं, यानी कि हिंदी इंग्लिश में देख लेते हैं इनवर्टिब्रेट्स। 98% से ज़्यादा एनिमल स्पीशीज इनवर्टिब्रेट्स हैं। और इनको कहा गया है, इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? जिनके पास इंटरनल स्केलेटन, जिनका बोन से नहीं बना होता है। ठीक है, शरीर में हड्डी से बना आंतरिक कंकाल इनमें नहीं होता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा 98% से ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स हैं पूरे पृथ्वी पर। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन इसमें बात की गई है पेंगुइन्स। पेंगुइन्स कहा गया है कि ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं वेल्स की तरह। तो अब पहले तो आपको पेंगुइन्स पता होनी चाहिए क्या होती हैं, और दूसरी बात वेल्स की तरह कह दिया गया है, तो क्या वेल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं? उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? पेंगुइन्स की जो त्वचा होती है इसमें एक लेयर ऑफ फैट होता है, उसको ब्लबर कहा जाता है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। याद रखिएगा पेंगुइन्स भी वेल की तरह कोल्ड ब्लडेड होती हैं, और पेंगुइन्स की त्वचा के नीचे फैट की एक लेयर होती है जिसको क्या कहते हैं? ब्लबर। ठीक है, ब्लबर कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन इस क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। कहा गया है बैट्स मैमल्स हैं, यानी कि स्तनधारी जीव होते हैं। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, और बैट्स एकमात्र ऐसे स्तनधारी जीव हैं जो उड़ सकते हैं। तो ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि बैट्स एकमात्र मैमल्स होते हैं विच कैन फ्लाई। तो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? राज्य सरकार के द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्यों की घोषणा 1972 के वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के द्वारा की गई थी, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 प्रोवाइडेड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। उसके बाद क्या कहा गया है? इसी एक्ट के माध्यम से प्रोवाइडेड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो दोनों के ही अंतर्गत बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को राज्य सरकार के द्वारा और राष्ट्रीय उद्यान की भी घोषणा राज्य सरकार के द्वारा इस एक्ट के तहत बताई गई है। तो हमको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दोनों बिल्कुल सही बातें हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी एक्ट के माध्यम से नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का निर्माण हुआ था। देन नेक्स्ट देखते हैं। गलत कथन बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कहा गया है मेढक जो है यानी फ्रॉग्स, ये अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में और हर प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। और ये जो फ्रॉग्स होते हैं ये सी और किसी भी सॉल्ट वाटर में दे कैन लिव। तो कौन सा हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा? पहली बात बिल्कुल सही है, ये अंटार्कटिका को छोड़कर हर जगह हर क्लाइमेट में पाए जाते हैं। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दे कैन नॉट लिव इन द सी और एनी सॉल्ट वाटर। मतलब ये अलवड़ीय जल में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर गलत कथन पूछा है इसलिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि गलत बी वाला है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इनमें से किसमें सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान शामिल है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड। तो कौन किसमें किसमें शामिल है, फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज में, या डीपीएसपी में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संबंधित प्रावधान। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, इसमें प्रावधान मिलता है हमको सहकारी समितियों से संबंधित। ठीक है, अगर आप फंडामेंटल राइट्स देखें तो इसका आर्टिकल 19 जो है ये क्या कहता है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अ फंडामेंटल राइट। और फिर डीपीएसपी अगर देखें तो आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रमोशन की बात करता है। ये दोनों ही आर्टिकल्स का संबंध है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से। याद रखिएगा इन आर्टिकल्स को भी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन इसमें देखिए इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आर्टिकल 17 का बताया गया है रिलेशन अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से, और ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 19 का बताया गया है सैन्य और शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों के उन्मूलन से, यानी कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो आपको पता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स किस में है, आर्टिकल 18 में, ना कि आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 किसकी बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है यहाँ पर। देन आर्टिकल 29 के अनुसार हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले में कहा गया है जो नागरिक हैं उनको अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। और फिर कहा गया है आर्टिकल 19 जो है ये परमिशन देता है, ग्रांट करता है प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो यहाँ पर हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन डीपीएसपी के संबंध में हमको सही स्टेटमेंट बताना है। कहा गया है जो डीपीएसपी है ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, यानी कि गैर न्याय संगत है। बिल्कुल सही बात है, यदि इनका पालन नहीं होता है तो हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में हम केस नहीं कर सकते, जबकि फंडामेंटल राइट्स के केस में हम कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद कहा गया है वे अपने उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कहा गया है वे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित है, यानी कि वेलफेयर स्टेट से। तो डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट से ही संबंधित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भोजन का अधिकार, आश्रय का अधिकार और चिकित्सा देखभाल का अधिकार, ये किसके तहत निहित अधिकार है। तो ये हमें कौन से राइट्स कौन से आर्टिकल के अंतर्गत मिलते हैं, आर्टिकल 21, 19 या 20। देखिए जो भी बेसिक आर्टिकल्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। सारे आर्टिकल्स तो हम नहीं लर्न कर सकते, लेकिन जो भी फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये जो भी आर्टिकल्स हैं वो हमें पता होने ही चाहिए। तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है राइट टू फूड, शेल्टर एंड मेडिकल केयर। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या है, पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है आर्टिकल, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देन बात की गई है भारत के संविधान में कौन सी अनुसूचियों में, इनमें से कौन सी अनुसूचियों में से संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है, कौन सी अनुसूची। तो 2nd, 9th, 10th या 8th। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8th अनुसूची हमारी मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन अब हमको बताना है जो सेक्शन 124A है उसको नागरिक की स्वतंत्रता को दबाने के लिए डिज़ाइन की गई आईपीसी की राजनीतिक धाराओं का राजकुमार कहा गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है, सेक्शन 124A के लिए। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, यहाँ पर महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, द प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ द आईपीसी डिजाइन टू सप्रेस द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन। सेक्शन 124A के लिए किसने कहा है, महात्मा गांधी ने। और सेक्शन 124A किससे डील करता है, सिडेशन से संबंधित है। ठीक है, तो ये सिडेशन से संबंधित है सेक्शन 124A, याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। फिर देखते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा गया है दीज आर नेगेटिव एज दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। कुछ चीज़ों से रोकती है स्टेट को, इसलिए नेगेटिव है, जस्टिसिएबल है नेचर में। और तीसरा क्या कहा गया है कि दे एम एट स्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा सही होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है,
इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन एंड आर नॉट ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड। मतलब ऑटोमेटिकली एनफोर्स नहीं होती हैं बल्कि इसके लिए कानून लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डीपीएसपी। डीपीएसपी को लागू करने के लिए कानून बनाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में हमको सही स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट कौन सा है। तो पहले में कहा गया है रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है और इसके अंतर्गत कई सारे एक्सेप्शंस आते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी राइट जो हमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसके अंतर्गत अपवाद शामिल है। और फिर कहा गया है प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है ये सर्टेन इम्यूनिटीज़ एंजॉय करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर अगला देखते हैं, सिटीजन्स हैव अ राइट टू लिव इन सेफ बिल्डिंग्स एंड एनवायरनमेंट। तो फिर से ये जो अधिकार है ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमको मिला है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन बात की गई है कैबिनेट कमिटीज़ की और इनसे संबंधित हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहले में कहा गया है इसकी जो मेंबरशिप होती है वो 3 से 8 लोगों तक वैरी करती है। फिर इसमें मेनली कहा गया है जनरली कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं और जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है एज मेंबर्स। तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट कौन सा होगा। तो जो इनकरेक्ट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, फिर हमको बताना है किस अनुच्छेद के तहत प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के साथ ही जो एससी और एसटीज के सदस्य हैं इनके दावों को ध्यान में रखा जाएगा। तो ये डायरेक्ट हमारा आर्टिकल से क्वेश्चन लिया गया है। अगर हमको पता है कौन कौन से आर्टिकल्स है मेजर तो हम इसको आंसर कर सकते हैं। तो आर्टिकल 335 जो है उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। फिर कहा गया है आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किससे डील करता है। देखिए मैंने आपसे कहा है कि आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं, अक्सर ही पूछे जाते हैं, तो जो भी मेजर आर्टिकल्स हैं उनको ध्यान रखिएगा, रटने वाला चीज़ होती है इसमें। और अगर हमको सही आर्टिकल नहीं पता है तो आंसर गलत हो जाएगा। तो जो आर्टिकल 110 है ये मनी बिल से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं, बात की गई है मनी बिल की ही। यहाँ पर पहले में कहा गया है हर बिल को एक सरकारी विधेयक माना जाता है और इसे केवल एक मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है। जो भी मनी बिल है ये एक गवर्नमेंट बिल है और केवल एक मिनिस्टर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर क्या लिखा है, राज्यसभा के पास रिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं मनी बिल से रिलेटेड। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन बात की गई है कि मनी बिल या फाइनेंस बिल जो डील करता है टैक्सेशन से, उसके बारे में कहा गया है इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन, राज्यसभा में नहीं उसको पेश किया जा सकता, लोकसभा में किया जाना चाहिए और राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। तो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, क्या मनी बिल या फाइनेंस बिल जो टैक्सेशन से रिलेटेड हो तो उसके संबंध में क्या होना चाहिए, उसको इंट्रोड्यूस होना चाहिए लोकसभा में। ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कहा गया है जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद दूसरे में क्या लिखा हुआ है कि वे ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने के लिए योग्य हो। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन है। कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल। तो इनके निष्कासन से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रक्रिया नहीं दी हुई है, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। फिर लिखा है वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी सही है। उसके बाद है इनको प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस अलाउड होती है, निजी तौर पर ये कानूनी अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हो जाएंगी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास किसी भी मामले को जिस पर निर्वाचित सरकार के साथ असहमति हो राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संदर्भित करने की शक्ति है। तो ये रिसेंटली ये आर्टिकल न्यूज़ में रहा था, क्योंकि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है इससे संबंधित एक नया वो लेकर आया गया है एक्ट, जिसके अंतर्गत काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए हैं बेसिकली इस एक्ट में।
नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट में, और इसके माध्यम से पावर्स ज़्यादा चली गई हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास इंस्टेड ऑफ जो चुनी हो गई सरकार है दिल्ली में। ठीक है, तो फिलहाल इसीलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला हुआ है और ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्टिकल आप समझ गए होंगे, आर्टिकल पहला ही इसका सही आंसर है, आर्टिकल 339 AA4। इसके अंतर्गत लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ द पावर टू रेफर एनी मैटर ओवर विच देयर इज डिसएग्रीमेंट विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आर्टिकल याद रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है 12th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके द्वारा गोवा, दमन, दीव और को 8th यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बनाया गया था। 12th अमेंडमेंट के द्वारा 8th यूनियन टेरिटरी क्या बना था? गोवा, दमन एंड दीव। फिर कहा गया है इट अमेंडेड द सेकेंड शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और अंत में लिखा हुआ है मई 1987 में ये यूनियन टेरिटरी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी और जो गोवा था ये 25th स्टेट बन गई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्यों डी करेक्ट होगा? क्योंकि इसको जो संशोधन हुआ था वो फर्स्ट शेड्यूल में हुआ था, ना कि सेकेंड शेड्यूल में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट और थर्ड सही है, ऑप्शन डी होगा। फिर बात की गई है संविधान की वो कौन सी अनुसूची है यानी कि लिस्ट शेड्यूल है जो राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो ये 4th है। ये स्केड्यूल्स भी पूछी जाती हैं, तो सारी स्केड्यूल्स याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में राज्य के जो प्रतिनिधि हैं ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, या दोनों। देखिए ये जो इलेक्शन होता है ये इजी क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, कई बार एग्जाम में आते भी हैं ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सबको ध्यान से देखिएगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन करता है, और राज्यसभा के मेंबर्स में कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखिएगा। फिर देखते हैं अगला। इसमें कहा गया है राज्यसभा जो है ये रेजोल्यूशन पास कर सकती है जिसके द्वारा पार्लियामेंट के पास स्टेट लिस्ट को पर कानून बनाने का अधिकार आ जाता है। तो ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 245, 246, 247 या 249? तो वो है आर्टिकल 245, जिसके अंतर्गत राज्यसभा एक रेजोल्यूशन के द्वारा पार्लियामेंट को ये शक्ति दे सकती है कि वो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत कोई कानून बना सके। आगे क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ है हमें मोशन बताना है विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मेंबर टू कॉल द अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। किसी भी तात्कालिक सार्वजनिक महत्व के मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो पेश किया गया प्रस्ताव होता है वो कौन सा प्रस्ताव है? तो ये आप थोड़ा नाम से समझ जाएंगे, कॉलिंग अटेंशन मोशन, उनका अटेंशन लाने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हिंदी में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। उसके बाद बात की गई है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सलाहकार जो क्षेत्राधिकार है ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 143 के अंतर्गत, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है पार्लियामेंट जो है ये इलेक्टोरल फंक्शन भी परफॉर्म करती है और ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। तो बात अगर आप ध्यान से देखें तो पार्लियामेंट के द्वारा ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है कंडक्ट करवाया जाता है, यही लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट इन द कंट्री, बिल्कुल सही बात है। हालांकि ये अलग बात है कि पार्लियामेंट में डिबेट से ज़्यादा लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं, जो मतलब आइडियली चीज़ें हैं, वो यही है कि हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट होना चाहिए, भले ही हमारे जो लीडर्स हैं वो डिबेट वहाँ पर ज़्यादा ना करते हो। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसकी चर्चा की शक्ति पर कोई सीमा नहीं होती, वो इस पर कोई भी आप इसके अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकते कि इन्होंने ऐसी बात कह दी या इन्होंने कुछ कह दिया, वहाँ पर सबकी पास राइट है, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है डिस्कशन की। उसके बाद कहा गया है मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फियर, उनको ये डरने की ज़रूरत नहीं होती है कि इसके अगेंस्ट हमने कुछ बोल दिया तो हमारे
ऊपर कोर्ट में केस हो जाएगा, तो उससे संबंधित कोर्ट में केस नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। आगे देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि हर जो यूनियन टेरिटरी है ये एडमिनिस्ट्रेट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा अपने एक एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है इनको अपॉइंट कौन करता है, तो कौन अपॉइंट करता है? देखिए कहीं कहीं पर इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, कहीं कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। जैसे कि अंडमान निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, चंडीगढ़ में और दादरा नगर हवेली दमन दीव इसमें एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। फिर दिल्ली जम्मू कश्मीर इन दोनों में ही लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, और पुडुचेरी में और लद्दाख में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। इसके अलावा बचा हमारा लक्षद्वीप, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा जनरल नॉलेज की बात है। तो यहाँ पर कौन अपॉइंट करता है ये देख लेते हैं हम। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर या नन ऑफ द अबव। तो राष्ट्रपति के ही वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व, और यही इनको अपॉइंट करते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। विच सिटी इन मध्य प्रदेश टू बी रीनेम्ड एज नर्मदापुरम। तो कौन से शहर का नाम रख दिया गया है नर्मदापुरम? ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं होशंगाबाद, गुना, बैतूल या रीवा। तो नर्मदापुरम रखा गया है नाम होशंगाबाद का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है। फिर आता है माँ योजना से संबंधित दिया हुआ है कि माँ ये जो योजना है ये कौन सी राज्य सरकार के द्वारा गरीब लोगों को 5 रुपये की मामूली लागत पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। तो ये जो माँ योजना है ये ममता बनर्जी के द्वारा शुरू की गई है, उनके द्वारा शुरू की गई है। तो आप माँ से ममता और माँ से ऐसे लर्न कर सकते हैं, मैंने इसलिए नाम बताया है, पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट। ठीक है। देन अगला दिया हुआ है कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी हैज़ बीन सेटअप इन। तो कहाँ पर पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी सेटअप हुई है? केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु या ओडिशा। तो सबसे पहली सेटअप हुई है केरल में। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे आप लिटरेट अगर देखें राज्य तो वो केरल है। तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी की बात हो रही है, तो इसीलिए वहाँ पर डिजिटल यूनिवर्सिटी भी सबसे पहले वहाँ पर स्टैब्लिश की गई है। इस तरह से अगर हम चीज़ों को रिलेट करें तो चीज़ें हमें याद रह जाती हैं, इसीलिए मैंने आपको ऐसे बताया। फिर देखते हैं चीफ मिनिस्टर जो वी नारायण स्वामी हैं, ये किस स्टेट के हैं जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था रिसेंटली। और क्यों रिज़ाइन कर दिया था? क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंस जो वोट होता है वो हार गए थे, इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ गया था। पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु। तो ये है पुडुचेरी के मुख्यमंत्री थे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। इसमें हमको बताना है वो कौन सी स्टेट है जो 17वें भारत अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला 2021 का आयोजन कर रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं ओडिशा, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा आयोजन कर रहा है इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 2021 का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन बात की गई है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश रिसीव्स अवार्ड फॉर फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। देखिए बिल्कुल सही बात है, उत्तर प्रदेश को ही ये इसके कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार मिला है। सबसे तेज़ी से कार्यान्वयन हुआ है उत्तर प्रदेश में, और हम दे रहे हैं एग्जाम यूपीपीएससी का, इसलिए उससे रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर आता है तो वो और ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इन केस मेंस में भी लिख सकते हैं इससे रिलेटेड कुछ। उसके बाद 24 फरवरी 2019 को इस योजना को लॉन्च किया गया था, ये भी बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन कोविड योद्धा स्मारक, कोविड वॉरियर मेमोरियल जो है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है भुवनेश्वर में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन आगे देखते हैं, स्कूल्स अंडर समग्र शिक्षा अभियान, जो स्कूल्स इसके अंतर्गत आते हैं उनको रीनेम किया जा रहा है, किसके नाम पर? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी या मदन मोहन मालवीय। तो इसको रीनेम किया जा रहा है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन इसमें दिया हुआ है नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 जो है ये दिल्ली में हुई, यानी राष्ट्रीय बागवानी मेला दिल्ली में आयोजित हुआ, और इसका थीम क्या बताया गया है? हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, यानी स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी। तो ये यहाँ पर भी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी, ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं,
प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ प्रबुद्ध भारत। उसके बाद ये ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया? इट वॉज ऑर्गेनाइज इन उत्तराखंड बाय अद्वैत आश्रम मायावती। तो ये यहाँ पर ये दोनों बातें फिर से बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा इस पॉइंट को। देन बात की गई है किस कंट्री के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर अमार भाषा को लॉन्च किया है? तो बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इंडिया। तो ये बांग्लादेश ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर देखते हैं, इसमें पूछा गया है वो कौन सा देश है जिसने एंटी करप्शन अवार्ड फॉर सोशल एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज अनाउंस किया है? एंटी करप्शन अवार्ड यूएस, यूके, साउथ अफ्रीका या कनाडा? तो ये अनाउंस किया गया है यूएस के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 ये किसको बनाया गया है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 जो है ये बनाया गया है मानसा वाराणसी को। ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 मानसा वाराणसी, ऑप्शन ए। देन बात की गई है एशियाज बिगेस्ट एरो शो जो है एरो इंडिया 2021 ये कहाँ पर हुआ? कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु या गोवा? तो इसका आयोजन हुआ था कर्नाटका में। ये एशिया का बिगेस्ट एरो शो है, कर्नाटका में इसका आयोजन हुआ, ये हमने देख लिया, ऑप्शन ए। देन बात की गई है आयशा अजीज़ की। शी इज़ द 24-year-old वुमेन एंड शी बिकेम द यंगेस्ट फीमेल पायलट इन द कंट्री। ये 25 वर्षीय हैं और ये देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है। अब ये तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन पूछा गया है ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ग्रीन पीस की जो रिपोर्ट है उसके बारे में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। कहा गया है अराउंड 1.2 लाख लाइव्स वर लॉस्ट ड्यू टू एयर पोल्यूशन इन 6 इंडियन सिटीज़, यानी कि 6 भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण के कारण लगभग 1.2 लाख लोग जान गंवा चुके हैं। और अगर इकोनॉमिक लॉसेस की बात करें बैड एयर के अंतर्गत, तो वो लगभग 2 लाख करोड़ के इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, इस रिपोर्ट में ये दोनों बातें लिखी हुई हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये रिपोर्ट के आप चीज़ों को अपने मेंस के आंसर में भी ऐड कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा पॉइंट्स को। देन नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है? स्टारडस्ट 1.0 जो है ये फर्स्ट रॉकेट है टू रन ऑन बायोफ्यूल, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद लिखा हुआ है स्टारडस्ट 1.0 को यूके से लॉन्च किया गया था। यूके से नहीं, इसको लॉन्च किया गया है यूएसए से। ठीक है, तो यूएसए से लॉन्च किया गया है, इसलिए हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है केवल। आगे बढ़ते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 के संबंध में स्टेटमेंट्स हमें बताने हैं कौन से करेक्ट हैं। तो इसमें इंडिया की 86th रैंक है आउट ऑफ 180 नेशंस और इसको रिलीज़ किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। ठीक है, और फिर कहा गया है इंडियाज रैंक हैज स्लिप्ड 6 प्लेसेस इन 2020, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? ये इंडेक्सेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें इंडिया की रैंक है 10th। ठीक है, 10th रैंक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे दिया हुआ है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है। पहले में कहा गया है 15 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। फिर कहा गया है इस दिन इंडिया सेलिब्रेट करता है सरोजनी नायडू का बर्थडे। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट पहला है वो गलत है, क्योंकि सरोजनी नायडू का बर्थडे सेलिब्रेट होता है 13 फरवरी को और इसी दिन नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन गलत बताना है, तो गलत हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं क्या कहा गया है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहले में लिखा हुआ है मैवरिक मसीहा ये एनटी रामा राव की राजनीतिक जीवनी है, बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा हुआ है दिस बुक वॉज ऑथर्ड बाय सीनियर जर्नलिस्ट रमेश कंडूला, तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। मैवरिक मसीहा जो है ये एनटी रामा राव की एक पॉलिटिकल बायोग्राफी है और इसको ऑथर किसने किया है? रमेश कंडूला ने। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देन फिर देखते हैं अनफिनिश्ड अ मेमोयर, ये शायद इसके बारे में आपने सुना भी हो। ये ऑटोबायोग्राफी है एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की, वो कौन है? वो है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
देन खेलो इंडिया गेम्स से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमको करेक्ट बताना है। कहा गया है कर्नाटका जो है वो होस्ट करेगा सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को, और उसके बाद इसका जो फर्स्ट एडिशन था ये भुवनेश्वर में हुआ था 2018 में। तो यहाँ पर हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो जो दूसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि ये 2018 में फर्स्ट एडिशन नहीं हुआ था, 2020 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था। ठीक है, तो सही कथन ऑप्शन ए होगा केवल। आगे देखते हैं, फिर से हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इंग्लैंड स्किपर जो है जो रूट, ही बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू नॉच अप अ डबल सेंचुरी इन हिज 100th टेस्ट। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप क्रिकेट देखते हैं, आपको क्रिकेट के बारे में इंटरेस्ट है, तो शायद ये आपको पता हो। और इट वॉज प्लेड अगेंस्ट इंडिया, तो ये इंडिया के खिलाफ मैच खेला गया था, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कहा गया है कौन सी कंट्री है जिसने मेडल टैली में टॉप किया है एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के। तो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या जापान। तो इसमें टॉप किया है हमारे भारत ने, इंडिया ने टॉप किया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर इस क्वेश्चन में बात की गई है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, ये रिसेंटली लाई गई है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, इससे संबंधित स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कहा गया है इस पॉलिसी के अंतर्गत वाहन एक निश्चित अवधि के बाद फिटनेस परीक्षण से गुजरेगा। ठीक है, स्क्रैप करने के लिए या उसको नष्ट करने के लिए उसको एक परीक्षण से गुजरना होगा, उसकी फिटनेस का पता लगाने के लिए। निजी वाहनों के मामले में अवधि 20 वर्ष बताई गई है, और वाणिज्यिक मामलों के बारे में कहा गया है 15 वर्ष के बाद इस फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा। और फिटनेस प्रमाण पत्र को नवीनीकृत करते समय 8 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर हरित कर यानी ग्रीन टैक्स को लगाया जाना है। तो यहाँ पर ये सारे स्टेटमेंट्स व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से संबंधित सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कहा गया है कर्नाटक सरकार जो है इसने विजयनगर को कर्नाटक के 31वें जिले के रूप में गठित किया है। सही बात है बिल्कुल। फिर कहा गया है इसे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के नाम पर रखा गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद इस नए जिले को बल्लारी से काटकर बनाया गया है, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है। गलत इनमें से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन सक्षम के बारे में लिखा हुआ है, ये क्या करेगा? ये कनेक्ट करेगा श्रमिक्स को एमएसएमई से और फैसिलिटेट करेगा उनका प्लेसमेंट। जो श्रमिक हैं उनको लघु और मध्यम उद्योग के साथ श्रमिकों को जोड़ने का प्रयास किया गया है इसके माध्यम से। और ये जो पोर्टल है ये श्रम ठेकेदारों की दखल को खत्म करने में मदद करेगा। जो भी इंटरमीडिएरीज होते हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा इन पोर्टल के माध्यम से। तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने श्री रामचंद्र मिशन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया है। तो अब हमको इस मिशन से संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो कहा गया है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर के जो भी लोग इंटरेस्टेड हो उनको आध्यात्मिक प्रशिक्षण यानी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देता है। और ये उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लिखित सिद्धांतों को पूरा करता है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फुलफिल द प्रिंसिपल्स आउटलाइन इन द यूएन चार्टर। तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ई छावनी पोर्टल के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। कहा गया है देश भर के जो छावनी बोर्ड हैं इनके 20 लाख से अधिक निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए इसे बनाया गया है। और पोर्टल के माध्यम से जो भी प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं उनमें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, पानी और सीवरेज कनेक्शन ये सब शामिल होगा। तो ये भी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। देन आगे क्या दिया हुआ है, बजट प्रपोजल्स फॉर 2021-22 रेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स। देखिए जो बजट प्रस्ताव है ये कुछ पिलर्स पर रखा हुआ है, तो हमें देख लेना है वो कौन कौन से पिलर्स हैं। देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हेल्थ और वेलबींग का एक पिलर बताया गया है, फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, री इन्विगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो यही हिंदी में लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये सारे ही हमारे 6 के 6 पिलर्स दिए हुए हैं, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन बात की गई है, देखिए यहाँ पर तो आपको इजी लग रहा होगा कि 6 के 6 हैं, लेकिन इनको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है और कोई एक अलग से ऐड कर सकते हैं, इसलिए इनको अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकता है।
फिर यहाँ पर देखते हैं विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इन इंडिया, यानी कि कृषि आयकर लगाने वाला कौन सा पहला राज्य था, वो था हमारा बिहार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन आगे एफसीआई के संबंध में दिए हुए स्टेटमेंट्स कहा गया है एफसीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1965 में फूड कॉरपोरेशंस एक्ट 1964 के अंतर्गत बनाई गई थी और ये बेसिकली बनाई गई थी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ मेजर शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स स्पेशली वीट, यानी कि अनाज की जब बड़ी कमी पड़ी थी, विशेष रूप से गेहूं की कमी हो गई थी, तब इसको बनाया गया था। तो यहाँ पर हमारे ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देन FRBM एक्ट के बारे में दिया हुआ है कि ये अगस्त 2003 में लागू किया गया था और इसके माध्यम से राजकोषीय घाटा जो है फिस्कल डेफिसिट इसको 3% तक लाना था जीडीपी के। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस समय पर हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है, ज़रा बताइएगा कमेंट कर अगर आपको पता है क्या हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर पाए हैं, 3% से कम पर हम ला पाए हैं, 3% तक ला पाए हैं। तो इसको प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा अगर आपको इसका आंसर पता है तो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी सर्विसेज हैं विच आर नॉट अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी, यानी कि वस्तु और सेवा कर के दायरे में नहीं आती है। तो पहला दिया हुआ है फ्यूनरल सर्विसेज फॉर एनी रिलीजन, दूसरा है अल्कोहल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो कौन से जीएसटी परव्यू में नहीं आता है, यहाँ पर देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये सारे ही जो हैं ये जीएसटी के परव्यू में नहीं आएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों नहीं आते हैं तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं विवाद से विश्वास, यहाँ पर विवाद होना चाहिए। इस योजना के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं, कहा गया है ये प्रत्यक्ष करों से संबंधित लंबित कर विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। उसके बाद ये केवल आयकर इसमें शामिल होगा, यानी कि इनकम टैक्स। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स दोनों ही शामिल होंगे। ठीक है, तो करेक्ट पूछा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल 1। फिर देखते हैं जनगणना अधिनियम सेंसस एक्ट किस वर्ष जनगणना की स्थायी योजना के लिए लाया गया था। तो सेंसस कब से शुरू हुए, 1872 में पहली बार हुए थे और 1881 से लगातार हो रहे हैं। लेकिन ये जो सेंसस एक्ट है ये किस वर्ष लाया गया था, ये लाया गया था 1948 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन जो सेंसस फिर होने वाले हैं 2021 में होगा। तो इसके बारे में प्रश्न दिया हुआ है कि ये पहली बार है जब जो आंकड़े हैं उनको डिजिटल रूप से एकत्रित किया जा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। और ये पहली बार है कि किसी ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति और परिवार में रहने वाले सदस्यों के नेतृत्व वाले घरों की जानकारी एकत्र की जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है ये देखना होगा हमको। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 2011 सेंसस से रिलेटेड, कहा गया है अरुणाचल प्रदेश में देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे लोएस्ट है और सिक्किम की जो पॉपुलेशन है ये लोएस्ट है। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम में है। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। WHO के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कहा गया है WHO केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 7 अप्रैल 1948। तो यहाँ पर थोड़ा ये गलत लिखा है, इसमें इंग्लिश वाले को देख लीजिएगा। फिर कहा गया है दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये बातें दोनों सही हैं, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब एक चीज़ बताइएगा, 7 अप्रैल को हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं, वो कौन सा डे है? कुछ उसका रिलेशन WHO से ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ही, हिंट दे दिया मैंने आपको। तो ज़रा बताइएगा 7 अप्रैल को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा मैच नहीं है? तो मेथड इन द मैडनेस जो है इज़ अ बुक बाय परमेश्वरन अय्यर और कर्म योद्धा ग्रंथ जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लाइफ पर लिखी गई है। तो कौन सी करेक्टली मैच नहीं है? दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। नॉट करेक्टली पूछा गया है तो डी हो जाएगा क्योंकि दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। आगे देखते हैं, कोंड ट्राइब ये कहाँ पर पाई जाती है? कोंड ट्राइब कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है ओडिशा में। ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा।
ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। विद्युत के स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता के अनुसार हमको बताना है बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित थर्मल पावर ऊर्जा स्रोतों की व्यवस्था करनी है। जो विद्युत के स्थापित बिजली उत्पादन क्षेत्र हैं यानी थर्मल पावर एनर्जी सोर्सेस, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में एज पर द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बताना है हमको पावर जनरेशन की। तो कोयला, गैस, लिग्नाइट, डीजल, बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो बढ़ता हुआ क्या क्रम होगा? सबसे पहले तो कोल ही हो जाएगा, फिर हो जाएगा गैस, फिर हो जाएगा लिग्नाइट और बाद में हो जाएगा डीजल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सही क्रम ही दिया हुआ है, ऑप्शन 1 2 3 4 हो जाएगा ए। देन फिर से हमको अरेंज करना है इन क्रॉप्स को एज पर परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर देम, यानी कि फसलों को उनके अधीन क्षेत्र के प्रतिशत के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसका है? राइस का है, ठीक है, याद रखिएगा। वीट का नहीं है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र है राइस का, फिर है वीट का और उसके बाद है पल्सेस का। तो फिर से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 और 3, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन फिर दिया हुआ है मिशन शक्ति के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश से संबंधित है ये मिशन शक्ति। उत्तर प्रदेश में जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया था अक्टूबर 17 2020 को। इसका संबंध है सेफ्टी ऑफ विमेन से रिलेटेड, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था नवरात्रि के प्रथम दिन में और इसका इम्प्लीमेंटेशन 6 महीने तक होना था, यानी जो अक्टूबर में नवरात्र शुरू हुआ था वहाँ से लेकर अप्रैल की नवरात्र तक ये 6 महीने के लिए लॉन्च की गई थी मिशन शक्ति। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम अगला देखते हैं। बात की गई है वन नगर निगम उत्तर प्रदेश में कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 25 नवंबर 1974 को। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 नवंबर 1974 को एस्टैब्लिश हुआ था। फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, देखिए ये क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना से रिलेटेड या स्वास्थ्य भारत योजना से संबंधित। कहा गया है राष्ट्र के जो अंतिम व्यक्ति तक प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता विकसित करना इसका मेन मोटो है, ऑब्जेक्टिव है। और देश में ही अनुसंधान, परीक्षण और उपचार यानी कि रिसर्च, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का के लिए आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना भी इसका उद्देश्य है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं, कहा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये लोकेटेड कहाँ है? यानी भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ये लखनऊ में लोकेटेड है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए इसमें जल जीवन मिशन के बारे में कथन दिया हुआ है। कहा गया है इसकी घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और इसका उद्देश्य है कि 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक घर में जल उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा कि 2024 तक यहाँ पर सभी ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक घर में जल उपलब्ध करवाने की बात की गई है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये भी लोकेटेड है हमारा लखनऊ में, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। आई होप आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आते भी हैं क्वेश्चंस तो आपने उसको रिवाइज कर लिया होगा और इसके बाद हम नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे। कोई भी आपका कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगी। थैंक यू सो मच।